सबसे पहले शकील साहब, मैं आपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया उसे मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूं। वो आपने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूं इस घटनाक्रम को कि कल वे भोपाल में थे, बीजेपी की एक बैठक में थे, उसके बाद आज भोपाल के बड़े अखबारों में पहले पेज पर खबर छपी है कि सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से अपनी असहमति दर्ज कराई। उसके बाद उनके दिल्ली स्थित कार्यालय को खंडन करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हमने नहीं मना किया चुनाव लड़ने से। इसके पीछे असली बात जो मैं देख रहा हूं, तस्वीर का दूसरा पहलू, वो ये है कि उन्हें टिकट मिल रहा है और वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे 2019 की हार से इस कदर भयभीत हैं कि वे अब विधानसभा चुनाव में वो जोखिम नहीं लेना चाहते कि जिस संसदीय सीट पर गुना शिवपुरी में सिंधिया परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं हारा, वहां से वे 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए लोकसभा का, और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने वहां दिया जाए या ग्वालियर में किसी सीट से, तो यह बहुत रिस्की गेम होगा उनके लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं सिंधिया राजघराने में 3 ही लोग चुनाव हारे हैं, वसुंधरा राजे दतिया भिंड संसदीय सीट से, राजमाता जी रायबरेली से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से। तो मेरा सबमिशन यह है, पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है, इस बात से वे भयभीत है। आला कमान का कोई दबाव होगा, इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि मैंने नहीं मना किया चुनाव लड़ने से, मैं तो तैयार हूं। अब राहुल गांधी और वर्तमान परिदृश्य पर राजीव जी आते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को गठित कर रहे हैं, उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि सत्ता की लड़ाई में वे अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, यह सीताराम केसरी वाली कांग्रेस नहीं है। अब यह राहुल गांधी की कांग्रेस है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। राहुल गांधी की जो नीयत है, उनका जो लक्ष्य है, वो कांग्रेस के उस अखिल भारतीय स्वरूप को पुनर्स्थापित करने का है जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की मौजूदगी हुआ करती थी, जिसमें कि उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कांग्रेस होती थी। धीरे धीरे वहां से साफ हो गई। जहां थोड़ा बहुत जीते भी, वहां दल बदल करा के ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी तरफ मिलाकर सरकारें बना ली या खुद उसमें शामिल हो गए। जैसे अभी कुछ महीने पहले एक चुनाव में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और चुनाव परिणाम निकलने के 5 बजे उन्होंने ट्वीट कर दिया और उस मुख्यमंत्री, देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में वे स्वयं शामिल हुए। कुल मिलाकर राहुल गांधी की लड़ाई मिजोरम से तेलंगाना तक और हिंदी राज्यों में अपनी पार्टी की जीत के साथ साथ, यहां अगर जीत नहीं भी हो सकती तो मौजूदगी जताने की है। संजय जी ने अभी कहा था कि लोग मान लेते थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी में राजनीतिक समझ नहीं थी या वे होल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। वे सारे धब्बे, वे सारे दाग राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए धो दिए। वे तब भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 1000 गुना काबिल थे जब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके उन्हें पप्पू साबित किया जा रहा था। वे आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से 10,000 गुना ज्यादा काबिल है। वे पढ़े लिखे हैं, वे दूरदृष्टा हैं। मैं पत्रकार और भारत के आम नागरिक के नाते सोचता हूं कि जो व्यक्ति अपने समय और समाज की नब्ज पर हाथ रखकर समय से पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए आगाह कर देता है, वो कम से कम उस प्रधानमंत्री से तो बेहद योग्य है जिसे विदेश नीति का क ख नहीं मालूम, जिसे ये नहीं मालूम कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया था, वे विदेश मंत्री थे, हमारे आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा होगा कि अब आपकी पार्टी की विदेश नीति क्या होगी, तो अटल जी ने कहा था विदेश नीति बच्चों का खेल नहीं होती। हमारी विदेश नीति वही होगी जो पंडित नेहरू की थी, हमारी विदेश नीति वही होगी जो लाल बहादुर शास्त्री की थी या इंदिरा गांधी की थी। पर नरेंद्र मोदी नहीं जानते विदेश नीति का वह क्या होता है, इसलिए वे फौरन से पेशतर इस्लामोफोबिया के बुखार में डूबे हुए देश को एक ट्वीट परोस देते हैं। और प्रशांत जी ने अभी लिखा था, आज मैंने उसमें से कुछ उठाकर फेसबुक ट्विटर पर लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री के विचार से, प्रधानमंत्री के स्टैंड से
असहमत होते हुए उनका ही विदेश मंत्रालय उसके खिलाफ बयान दे रहा है। चुनाव पर फिर लौटते हैं। मैं जिस राज्य में हूं, अभी मैं 200-250 किलोमीटर यात्रा करके आया हूं, रुकता रुकाता लोगों से बात करते आता हूं। जो चुनावी परिदृश्य, अगर हम उसे सैंपल मान लें मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी सीमावर्ती राज्य हैं मध्य प्रदेश के, आबो हवा लगभग एक सी चलती है, जो 2018 में भी चली थी। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में पिछड़ गई है, लेकिन बाकी जो रणनीतिक तैयारी है कांग्रेस की, वो उस दिन से चल रही है, 20 मार्च 2020 से, जिस दिन कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। उस दिन से लेकर कमलनाथ ने डेरा डाल रखा है मध्य प्रदेश में। हम जैसे पत्रकारों ने उस दिन उनसे पूछा था इस्तीफे वाले दिन कि अब आप दिल्ली चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब कमलनाथ ने कहा था मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, और ये बात उन्होंने अपने पार्टी के आला कमान को भी बता दी थी, और सचमुच कमलनाथ ने 3 साल मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा। इसका नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि अपने साथ साथ सांसद लड़ा रही है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनके सबसे चमकते दमकते चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। आप कल्पना करके देखिए कि ग्वालियर दक्षिण में प्रवीण पाठक जो पहली बार के विधायक है, सतीश सिकरवार ग्वालियर पूर्व में जो पहली बार के विधायक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो कैसा परिदृश्य बनेगा कि दिए और तूफान की, राजा और रंग की लड़ाई होगी। ये बहुत खतरनाक खाई में धकेलने की कोशिश पार्टी के लोग कर रहे हैं उन्हें। मैं अगर उनके शुभचिंतक के रूप में अगर सोचूं तो मेरी राय तो ये होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस इस वक्त एक आलोड़न की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसकी बात आपने शुरुआत में कही थी, आप सब प्रबुद्ध जनों ने उस पर बात की है, ओबीसी। ये इस जोखिम, इस खतरे के बावजूद इस ब्रह्मास्त्र को राहुल गांधी और कांग्रेस ने छोड़ा है चुनावी समर के समय में कि 15% सवर्ण मध्यम वर्ग, हम और आप जैसे बहुत सारे लोग जो इस पटल पर बैठे हैं, हम लोग जन्मना उस धर्म जाति से संप्रदाय से हैं संयोगवश, बाकी हम तो धर्म और जाति की बेड़ियां बहुत पहले तोड़ाए। कुल मिलाकर ये जो वर्ग है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो समाज का माइंड मेकअप करता है, वो माहौल बनाता है, राहुल गांधी और कांग्रेस उस 15% की चिंता न करके 50, 60, 65% ओबीसी की बात कर रहे हैं। समाज, शासन और प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में से उसके वाजिब हक की बात कर रहे हैं। ये बड़े जोखिम वाला काम है, और निश्चित तौर पर 2023 का नवंबर और अप्रैल मई की गर्मियां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना लाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ओबीसी कार्ड का कोई तोड़ अभी बीजेपी को नहीं सूझ रहा है। जी राजीव जी, बहुत बड़ी बात यहां, और इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं ओबीसी के मामले में।